हे नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय मस्के आप सबका स्वागत करता हूं इस अशोकराव माने ग्रुप प्रस्तुत लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हमारे साथ स्नेहल मालपानी है जो नागपुर से है। वो एक लीडरशिप कोच है, इमेज कंसल्टेंट है और एक रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिस्ट है। आज उनके साथ हम इन 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और तीसरा टॉपिक ये इमेज मैनेजमेंट क्या है। इन 3 टॉपिक के ऊपर आज हम उनके साथ बात करेंगे। वेलकम मैडम। Namaskar. Thank you for having me here, Ajay ji. I am very excited to be here on this show. Thank you so much. स्नेहल जी, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है। आखिर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? सिंपल वर्ड में आप हमें समझा सकते हैं क्या? तो अजय जी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली पर्सनालिटी इज़। सबसे पहले तो अब देखेंगे, हम कई बार लोगों की तारीफ़ करते रहते हैं कि देखो इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, या उसकी पर्सनालिटी देखो कुछ है ही नहीं। तो जब हम पर्सनालिटी ये शब्द यूज़ करते हैं तो हमारा फोकस अधिकतर इन चीज़ों पे रहता है कि इंसान बात कैसे कर रहा है या उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे। जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो हाइट, हेल्थ, फिज़िक या उसके लुक्स कैसे हैं, वो बात कैसे कर रहा है, उसके चेहरे पे स्माइल है या नहीं, और हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पे होता है। अब आजकल एक और फैक्टर इसमें ऐड हो गया है कि कोई इंग्लिश में किस तरीके से बात कर रहा है। अगर कोई बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करे तो हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्सनालिटी इज़ फार मोर बियॉन्ड दिस। सो ये जिन फैक्टर्स की हमने बात की है ये सिर्फ एक्सटर्नल पर्सनालिटी या आउटर पर्सनालिटी है, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम किस तरह से फील करते हैं, हमारे मन में लोगों के प्रति क्या भावनाएं हैं, सो हमारी बेसिक पर्सनालिटी ये है। इसको हम इंटरनल पर्सनालिटी बोलते हैं। आप देखिए, जो भी हमारे थॉट्स हैं या जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, ये इवेंचुअली अफेक्ट करती है कि हमारा बिहेवियर किस तरीके का है। मान लीजिए अगर हम अंदर ही सैड हैं या बहुत डिप्रेस्ड हैं, हमें अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो बाहर हमारे स्माइल आ ही नहीं सकती है चेहरे पे। और वही अगर हम अंदर से खुश हैं एंड वी फील वेरी लाइवली, वे सुपर एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, सो वो चीज़ हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होगी, वो चीज़ हमारी बातों में रिफ्लेक्ट होगी, वही चीज़ हमारे रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होगी। सो ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट personality development, it's about working on the internal personality or say the inner personality in the beginning, जो कि हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, और फिर उसके बाद वर्किंग ऑन द एक्सटर्नल पर्सनालिटी कि हमें दिखना कैसे है, हमें लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है। सो टुगेदर दिस इज कॉल्ड एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस में क्यों इतना फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर? अजय जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों इम्पोर्टेंस इतना देती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, या क्यों देना चाहिए, इसको लेकर के मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे मैं भी जब छोटी थी तो, और जब घर पे मम्मी पापा बोलिए या बहन भाई कुछ भी बताते थे तो मैं उनसे कहती थी कि नहीं, आप जो बोल रहे हो ना वो गलत है। जो मुझे स्कूल में बताया है या जो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया है वो सही है। सो कहीं ना कहीं ये एक जो फेथ है या जो डिपेंडेंसी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बच्चों की, उस चीज़ को हमने कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि एक इंडिविजुअल का जो ग्रोथ साइकिल है बोलिए, या जो ग्रोथ के फेजेस हैं, उसमें मैं एक बहुत ब्रीफ में आपको समझाना चाहूँगी कि 0 to 2 years जो होता है वहाँ वो बच्चा मैक्सिमम चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद 3 साल से 7 साल तक के भी काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी है वो अपने दिमाग के हिसाब से अब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद जो उनका लर्निंग प्रोसेस है या जो एक पर्सनालिटी शेप अप होने के लिए जितने भी एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब करने वाली बात होती है वो बहुत मिनिमल हो जाती है। सो एक 7 साल तक के मैक्सिमम पर्सनालिटी एक बच्चे की ऑलरेडी बन जाती है।
सो इसीलिए स्कूल्स के ऊपर में बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को शेप अप करने में। इसीलिए आप देखेंगे एनुअल गैदरिंग्स में या फंक्शंस में बच्चों को काफ़ी एनकरेज किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो, ताकि उनमें एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद टीनेज आ जाती है एंड देन अडल्टहुड आ जाता है। सो इस पीरियड में कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं, जो पर्सनालिटी शेप अप होनी होती है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। लेकिन अब अडल्टहुड में आप देखेंगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फेज़ होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी इंसान के जीवन में, क्योंकि वहाँ से उसके जीवन की नई शुरुआत हो रही होती है, वो एक करियर पाथ में लगने वाला होता है। तो ऐसे समय में उनकी पर्सनालिटी में जो भी चीज़ें डेवलप होने की रह गई हों फॉर एनी रीजंस, तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनकी पर्सनालिटी को वो शेप अप करे और बिल्ड करे। तो यहाँ फिर उन्हें पब्लिक स्पीकिंग बोलिए या प्रेजेंटेशन स्किल्स बोलिए या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या लैंग्वेज ट्रेनिंग्स कि वो इफ़ेक्टिवली बात कर सके, इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, वो अपने आप को कैसे कैरी करने और कैसे बात करना है, लोगों के साथ किस तरह से मिलजुल के अपनी सोशल स्किल्स को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वो अगेन जैसे मैंने आपको बताया उनकी लाइफ का एक बहुत क्रिटिकल फेज़ होता है जहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की होती है। तो और क्यों ना हो, जैसे कि आप देखें 70s की जनरेशन ले लीजिए, उनसे कई ज़्यादा एडवांस्ड है 80s की जनरेशन, फिर उनसे कई ज़्यादा एडवांस है 90s की जनरेशन, और ऐसे एक एक डेकेड के बाद जो जनरेशन्स आती गई है वो और ज़्यादा स्मार्टर आती गई है, एंड एवरीबडी हियर इज़ ब्लेस्ड विद सम और द अदर यूनिक स्किल्स। तो उन यूनिक स्किल्स को एनहांस करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू क्रिएट देयर एंटायर पर्सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो और स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लर्निंग में नहीं है, हम लोग स्कूल्स जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारी बहुत रिलायबिलिटी है, डिपेंडेंसी है। तो एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू गिव इम्पोर्टेंस टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और इसीलिए शायद काफ़ी वर्कशॉप्स वो रन करते हैं। स्कूल में तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेजेस में भी आजकल अलग अलग तरह के क्लब्स क्रिएट किए जाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत स्कोप होता है इन इंडिविजुअल्स को अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने का और एनहांस करने का। तो या आई थिंक दैट्स व्हाई दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। तो चलो हमारे ऑडियंस और स्टूडेंट्स को आप ही बताइए ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है अजय जी, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देने से पहले हम सबको एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान हर किसी चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। पर्सनालिटी के कई सारे एलिमेंट्स हैं, लोगों से बात करना या किसी एक स्किल में एक्सेल करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, एंड एवरीवन कैन नॉट एक्सेल इनटू एवरीथिंग। सो जब हम पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात करते हैं या कुछ एलिमेंट्स को एनहांस करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें किन एलिमेंट्स पे काम करना है, और उसके लिए एक सवाल का जवाब हर किसी के पास होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारा लाइफ में एक हायर पर्पस क्या है, या हमारे जीवन का एक ऑब्जेक्टिव, एक सेट ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, वो हमें पता होना ज़रूरी है। अब इसके लिए ना मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में एक एक्टिविटी कराती हूँ। अब वो एक्टिविटी ऐसा है कि आप सोचिए कि अगर आपके जीवन का ये आखिरी दिन है या आपकी डेथ हो जाती है, तो जिस दिन आपकी डेथ होती है और आपके लिए एक प्रेयर बोलिए या एक जो आपके करीबी लोग हैं वो एक साथ आकर के आपके बारे में उन्हें कुछ कहने का मौका दिया जाता है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहें। से फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप चाहेंगे कि वो आपके बारे में ये कहें कि नहीं, ही वॉज सच अ स्माइलिंग पर्सनैलिटी,
या आप ये कहना चाहेंगे कि चाहे दुनिया का कोई भी तूफान आ जाए, कितना भी स्ट्रेस आ जाए, लेकिन ये इंसान हमेशा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के चलता था? या आप चाहते हैं कि वो ये कहे कि दिस पर्सन वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प अदर पीपल? तो मैं हमेशा ये एक्टिविटी देती हूँ जहाँ मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप एक पेपर पे लिखिए कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या क्या कहें, और उस लिस्ट को या उस पेपर को आप देखें और फिर उसके बाद अपने गोल्स बनाएं कि अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ये सारी चीज़ें कहें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग ये कहें कि अच्छा, दिस पर्सन वाज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव इन हिज एटीट्यूड एंड वेरी हेल्पफुल, तो अगर आप चाहते हैं कि वो ये कहें तो आपको उस दिशा में अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। सो इससे क्या होता है ना, आपको डायरेक्शन मिल जाता है काम करने के लिए कि आपको किन एलिमेंट्स पे काम करना है। अब एक बार वो आ गया तो फिर देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंगली, एंड देन यू हैव टू कीप ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ पीपल जिनके बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि अच्छा हाँ, ही इज such a smiling personality or such a helpful personality. Start observing him, what he does differently, राइट। तो ऐसा आपके सामने एक आइडियल इंसान होना चाहिए जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। और ये हो गया, फिर उसके बाद में यू शुड ऑलवेज हैव योर ओन ओपिनियन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मीट पीपल, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिल सको मिलिए, लोगों की पर्सनालिटीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज कैरी अ स्माइल, ऑलवेज ट्राई एंड सपोर्ट पीपल, और ट्रैवल कीजिए, अलग अलग जगह ट्रैवल कीजिए, लोगों की सिचुएशंस को देखिए, लोगों की चॉइसेस को देखिए, और लोगों के बिहेवियर्स को देखिए, और इन सब से आपको जो सीखने मिलता है उससे आपकी जो इनर पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग होती है। और फिर उसके बाद आप अपनी आउटर पर्सनालिटी पे काम कर सकते हैं कि आपको अपने आप को कैरी कैसे करना है। देन यू शुड बी स्माइलिंग ऑलवेज, एंड आपको बात कैसे करना है, और पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल। और इनर पर्सनालिटी को एक बार आप स्ट्रेंथन कर लें तो आउटर पर्सनालिटी के लिए बस आपको अपने आप को मिरर में देखना है, देखते रहना है, और प्रैक्टिस करते रहनी है उन चीज़ों की। और जब तक आपको नहीं लगता कि आप परफेक्ट हुए हैं उसमें, बस आप प्रैक्टिस करते चले जाइए। इट्स रियली वेरी सिंपल। और ये सब कुछ बताने के लिए यू मे ऑलवेज हैव अ मेंटर। और जब हम मेंटोर की बात करते हैं, डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी अ प्रोफेशनल। इसके लिए आप ऐसा कोई भी इंसान जिनको आप आइडियल मानते हो, आपके शायद कोई रिलेटिव होंगे, या आपके फ्रेंड्स होंगे, या आपके टीचर्स होंगे, उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, उनसे बात कीजिए। किसी में आपको कोई एक चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ को लेकर के उससे डिस्कस कीजिए, उनसे टिप्स लीजिए, एंड देन जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। स्नेहल जी, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, और इस इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों के क्वालिटीज़ क्या होते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, इस वर्ड को हम दो अलग वर्ड्स में ब्रेक करेंगे। नंबर वन इज़ इमोशंस। इमोशंस हम सब जानते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। अब ये चार कोर इमोशंस हमेशा होते हैं। देखिए आप, सबसे पहला होता है हैप्पीनेस, खुशी। दूसरा होता है सैडनेस, दुख। तीसरा होता है एंगर, गुस्सा। और चौथा होता है फियर, यानी कि डर। ये चार कोर इमोशंस होते हैं, और बाकी के सारे जितने भी इमोशंस हम आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखिए कहीं ना कहीं वो इन चारों में से किसी एक इमोशन के साथ कनेक्ट करता है, या इसका एक माइल्डर फॉर्म होगा या स्ट्रॉन्गर फॉर्म होगा हमेशा। तो दैट इज़ नंबर वन। एंड नंबर टू इज़ इंटेलिजेंट। अब आप देखिए, हम किसी भी इंसान को इंटेलिजेंट कब बोलते हैं? जब वो कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ ले, और किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख ले, या जिसके कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो, जो बहुत ऑब्जर्वेंट हो, क्विक लर्नर हो, करेक्ट। सो दिस इज बीइंग इंटेलिजेंट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन अगर कोई है, अगर हम बोलें कि ही इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट, तो उसका ये मतलब है कि वो इंसान किसी भी भावनाओं को बहुत आसानी से समझ सकता है, चाहे वो खुद की फीलिंग्स हो या किसी और की फीलिंग्स हो। किसी को देख करके या किसी की आवाज़ सुन के वो समझ सकता है कि व्हाट इज़ द इमोशन दैट द अदर पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू। और so that's about being an emotional intelligent person। और फिर उसके बाद
किसी के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है या खुद के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, किसी और के इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ये इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से आता है। जब मैं कहती हूँ कि किसी के इमोशंस को कंट्रोल करना, उसका एग्जाम्पल ये होगा, मान लीजिए फॉर एनी रीज़न में किसी का जो फ्रेंड है वो बहुत डिप्रेस्ड है या वो रो रहा है, सो उसके उस इमोशन को, जो भी एक नेगेटिव इमोशन है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसे कैसे वापस नॉर्मल स्टेट में लाना है, उसको हम कहेंगे कि कंट्रोलिंग दैट इमोशंस। ठीक है, तो ये इस इंसान को बखूबी आता है। कोई एक लेज़ी इंसान है जो बहुत सो रहा है, उसे अगर मोटिवेट करना है हमें कुछ करने के लिए, तो दिस पर्सन कैन रियली इन्फ्लुएंस हिम। उसका एग्जाम्पल, अब जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आप देख लीजिए, जब वो बात करते हैं तो हमें बिल्कुल हमारे गूज बम्स आने लग जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम बिल्कुल पेपअप हो जाते हैं। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के शो में चली जाइए, सो दैट्स बिकॉज ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये बहुत कनेक्ट कर पाया है आपके इमोशंस के साथ। वो बहुत आसानी से उन्होंने आपके इमोशंस को कैच किया है, वो समझ सकते हैं, और इस लिए वो आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ अबाउट एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? इमोशनली इंटेलिजेंट लोग, उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, वो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। दे हैव वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप्स विद पीपल, दे वेरी पेशेंट, they're very calm, composed, they're very balanced people, they're very happy going people, and very very gracious। वो अगर आपके सामने आ जाएंगे तो उनका ऑरा इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको हमेशा एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी उनसे। ये लोग कभी भी परफेक्शनिस्ट नहीं होते हैं, उसका रीज़न ये होता है ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, दे नॉट रिजिड। तो ये उनकी क्वालिटीज़ होती है। और ऐसे लोग आप अधिकतर देखेंगे, उनके जो प्रोफेशंस होते हैं, दे आर ईदर आर्टिस्ट्स या टीचर्स फॉर दैट मैटर। आप देखिए, बिकॉज अभी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, सो टीचर्स दे वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, क्योंकि उन्हें अपने स्टूडेंट्स को समझना होता है, उन्हें हैंडल करना होता है, और उनके लिए एक दिशा डिफ़ाइन करने में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आप देखेंगे कि अगेन पीपल इनटू सर्विस इंडस्ट्री, आप देखेंगे दे वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, दे यूल सी देम ऑलवेज स्माइलिंग, कैरिंग दैट पॉजिटिव ऑरा, एंड आप कई बार आप कुछ उन्हें बोल भी देंगे तो दे विल नॉट रिएक्ट बैक, बिकॉज दे आर शेप्ड अप इन दैट वेज। उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया जाता है। सो दैट इज़ अबाउट द क्वालिटीज़ इन एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। और इस इमोशनल इंटेलिजेंट होने के फायदे क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंट? इमोशनली इंटेलिजेंट होने के बेनिफिट्स सुनने में बहुत छोटे बेनिफिट्स लगते हैं, लेकिन अगर आप इनका इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके कितने बड़े एडवांटेजेस हैं। सो प्राइमरीली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, किसी भी रीज़न से अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो सकती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट होता है दैट इज़ एंगर मैनेजमेंट, जिससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है ना। व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, अगर हम इसको एक पर्सनल एंगल में देखें, जैसे भाई भाई की रिलेशनशिप, एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ बच्चों की रिलेशनशिप, तो कभी भी देखिए रिलेशनशिप ख़राब इसलिए नहीं होती कि कोई गलत होता है और कोई सही होता है, बिकॉज हर कोई जो भी कुछ वो इंसान कर रहा होता है यही सोच के कर रहा होता है कि वो उसके लिए सही है। अगर उसे पता हो कि ये गलत है तो वो करेगा ही नहीं, राइट? तो रिलेशनशिप कभी भी इस रीज़न से ख़राब नहीं होती है कि कोई बहुत गलत कर रहा है या सही कर रहा है। वो हमेशा ख़राब सिर्फ इस वजह से होती है बिकॉज वी फेल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, दूसरा इंसान क्या फील कर सकता है, मेरे इस बर्ताव से दूसरे पर क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या पड़ रहा है। तो अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं और ये चीज़ें समझने लग जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनल लाइफ जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। और हमारी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट आप देखिए, इनफैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है।
अब इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा ऐसे होता है कि हमारी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमारी सोशल स्किल्स इतनी एडवांस हो जाती हैं, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों के साथ हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, लोगों को समझने की हमारी जो क्षमता है वो इतनी बढ़ जाती है कि हमारा नेटवर्किंग बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ ऑटोमेटिकली फ्लरिश करने लग जाती है। तो हालांकि ये सुनने में सिर्फ 2 बेनिफिट्स या 3 बेनिफिट्स लगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी ये 2-3 एरियाज़ में समाई हुई है। तो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल, एंड आई थिंक everyone should strive hard to be more and more emotionally intelligent, because that would make life simple and easy. स्नेहल जी, कैन वी डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस? क्या ये स्किल हम सीख सकते हैं? अगर है तो कैसे? इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप किया जा सकता है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों को है। अब इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, और कुछ रिसर्चर्स कहती हैं कि यू बॉर्न विद सर्टेन इमोशनल कोशेंट एंड दैट रिमेन्स विद यू। कुछ रिसर्चर्स बोलती हैं कि आप डेवलप कर सकते हो। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, ये हमारी जो इंटरनल इनर पर्सनालिटी है उसका एक हिस्सा है। जैसे हमने देखा था पर्सनालिटी में, इनर पर्सनालिटी में वी हैव योर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड स्टफ। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये हमारी इनर पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो जो हमने देखा था कि वो अर्ली ईयर्स में डेवलप होती है जिस तरह से पर्सनालिटी, उसी तरीके से हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका जो मेजरिंग यूनिट है, जिसको हम इमोशनल कोशेंट बोलते हैं, ये हमारे अर्ली ईयर्स में डेवलप होता है। अब टू एन एक्सटेंट ये डेवलप हो जाता है। अब उसके बाद हम उसको कुछ हद तक इन्हांस कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा फिनेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। But yes, if you really want to work on your emotional intelligence, that is possible. How? तो सबसे पहले अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना है ना, तो आई वुड से, मैं हर किसी को बोलती हूँ कि सबसे पहले मोटिवेशन ढूंढो कि आखिर तुम्हें ये करना क्यों है। और जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा उसको करने का, सो because getting into something which you're not accustomed to is not easy. You need to have a strong motivation behind it, right? So first identify that motivation. Once you've identified that motivation, then try and be flexible. ऑब्जर्व पीपल, आप लोगों को देखते रहिए, जितना हो सके एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, फ्लेक्सिबल होते जाइए। अब कई बार मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ऐसा to behave differently in such situations, but I'm not able to, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। उसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि ऐसा आपको भी लग सकता है, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, ऐसा आपको भी लग सकता है। इसीलिए मैं बता रही हूँ, उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न ये होता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंसेस रहे हों जिसकी वजह से आपका एक इमोशन जो है वो गलत जगह ट्रिगर होता है। जैसे अगर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट ऐसी कोई हरकत हो जाती है आपके अराउंड, कोई ऐसा बिहेवियर कर लेता है जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आता है, और उस चीज़ को आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न है कि आपके लाइफ में पास्ट में ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे जो शायद आपको कॉन्शियसली याद नहीं आ रहे हैं, बट उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके माइंड के ऊपर में है। सो ऐसी सिचुएशंस में, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि जब आप कोशिश कर रहे हैं और अगर आप नहीं डेवलप कर पा रहे हैं या आप नहीं डील कर पा रहे हैं उस इमोशन के साथ, तो ऐसे समय में आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड टू सीक अ मेंटोर। देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज़, जैसे NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, देन यू हैव रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम REBT बोलते हैं। ऐसे कई सारी थेरेपीज़ हैं, और इन थेरेपीज़ के प्रैक्टिशनर्स हैं जो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे समय स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन अगर कोई बैरियर आता है या कोई लिमिटेशन आती है, सो आई वुड से कि यू मे सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर हु इज़ अ थेरेपिस्ट और समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट इनटू दिस एरिया। एंड उसमें कोई हार्म नहीं है। मुझे लगता है कि शायद स्पेशली इंडिया में
अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं आया है टू सीक हेल्प व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स, इमोशंस और एनी साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। बट ट्रस्ट मी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो उसमें कोई खराबी नहीं है, आप बीमार नहीं हो। इट्स जस्ट दैट यू नीड someone who can understand your concern, and only people who have studied that subject can help you with that. तो इसीलिए there's no harm, please seek help, please seek professional help, I would say. मैम, ये इमेज मैनेजमेंट क्या है? अच्छा अजय जी, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी है छोटी सी, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिचित किसी भी एक इंसान के बारे में सोचें। सोचिए। ओके, स्टार्ट। अब मुझे बताइए कि आप जब इस इंसान के बारे में सोच रहे थे तो आपको क्या दिख रहा था? एक जनरल डिस्क्रिप्शन दीजिए। हाँ, मेरा एक दोस्त है सूरज, वो मेरी इमेजिनेशन में आया था कि जिसने रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और ब्लू कलर की जीन्स है, टॉल है, मेरे पास आ रहा है और हैंड शेक कर रहा है मेरे साथ। ये मैंने सब देखा। अच्छा, तो अभी आपने जो भी मुझे एक्सप्लेन किया वो है इमेज, क्योंकि ये आपको उस इंसान के बारे में दिख रहा था। दैट इज़ हिज इमेज। अब ये इंसान जो है, जो भी डिस्क्रिप्शन आपने मुझे उस इंसान के बारे में दिया उससे कई ज़्यादा है। देयर इज़ अ लॉट मोर टू दिस पर्सन दैन जस्ट हिज लुक्स, व्हाट ही इज़ वेयरिंग एंड हाउ ही इज़ टॉकिंग, राइट? तो ये जो गैप है कि वो जो एक इंसान है और वो जो इंसान आपको दिख रहा है, ये जो गैप है इसके पीछे के दो रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि आप जो देख रहे हैं दैट इज़ योर परसेप्शन, आप उतना ही देख पा रहे हैं, राइट? दैट इज़ वन रीज़न, और दैट कुड बी वन रीज़न। अनदर रीज़न इज़ कि जो वो इंसान कर रहा है या जिस तरह से वो इंसान अपनी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे कर रहा है आपके सामने, वो इतना ही कर रहा है कि उससे ज़्यादा आप देख ही नहीं पा रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। सो या तो ये आपका लिमिटेड परसेप्शन है कि आप सिर्फ उतना देख पा रहे हैं, या वो इस इंसान का लिमिटेड एफर्ट है कि वो आपको उतना ही दिखा पा रहा है। तो यहाँ ये जो इंसान का एफर्ट है, जो वो एफर्ट ले रहा है कि आप उसको देख पाएँ या समझ पाएँ उस तरीके से, इसको हम कहते हैं इमेज मैनेजमेंट। अच्छा, तो इमेज मैनेजमेंट मतलब सिर्फ लुक्स नहीं है। तो अब ये जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे आई हैव टू वर्क ऑन माई इमेज, जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कैसे उन्होंने मेरे बारे में सोचना चाहिए, ये जो पूरा प्रोसेस है, तो सेकंड वाला जो पर्सपेक्टिव है, जब हम इस पे काम करते हैं, सो दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमेज मैनेजमेंट। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट, नॉट जस्ट मैनेजिंग हाउ आई लुक, कि मैं कैसे दिखती हूँ और मैं क्या कपड़े पहनती हूँ और मैं कैसे बात करती हूँ, दैट बिकम्स योर आउटर इमेज, बट माई इनर इमेज ऑल्सो। लाइक से how I talk to people, what is the vibe that I share with people, लोग मेरे साथ कितना comfortable feel करते हैं, मेरे nature को वो किस तरह से define करते हैं। So that also is a very important part of my image, right from social media management to going and helping people, working for NGOs. So everything that I do and I work on creating my personality बोलिए या मेरी एक जो पहचान मैं बना रही हूँ, that entire process is called as image management. तो स्नेहल जी, व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इमेज मैनेजमेंट? किस एज में हमें अपने इमेज पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए? I would say today, right now, अभी इसी वक्त ये सही समय है शुरू करने का। नो मैटर वट एवर जॉब यूर इनटू, वट एवर प्रोफेशन यूर इनटू, आप कितने साल के हैं, आप चाहे सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग योर इमेज इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड। इनफैक्ट अब तक भी
आपकी लाइफ में आप अपनी एक इमेज क्रिएट कर चुके हैं अनकॉन्शियसली शायद, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कॉन्शियसली. इट्स नेवर टू लेट या इट्स नेवर टू अर्ली when it is about building your own image. आप देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है ये हम खुद के लिए करते हैं, ठीक है. इसके पीछे हमारे अपने टारगेट्स होते हैं, हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इट्स मोर पर्सनल. इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपकी इनर पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. personality development, emotional intelligence, then your media appearance, your own appearance and your social skills, all of it together. ये सब कुछ अगर आप एक साथ लेके आ जाओगे और इन सब को एक साथ इन्हांस करने की कोशिश करोगे, सो दैट बिकम्स योर इमेज मैनेजमेंट. एंड ट्रस्ट मी, आई वुड वांट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, द राइट टाइम इज़ नाउ. और इसमें चाहे आप कितने भी छोटे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या आप कितने भी बड़े हो चुके हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपका एक नया जर्नी शुरू होगा इस प्रोसेस के साथ साथ. अब इसे अगर हमें करना है, अगेन आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और आप अपने आप को यूनिक किस तरीके से बना सकते हैं. बिकॉज योर यूनिकनेस इज़ योर आइडेंटिटी, राइट. वरना एक जैसे 100 लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग हैं, लेकिन उस 1 लाख की भीड़ में आपको अपनी स्टैंडिंग इमेज अगर अलग से बनानी है तो आप क्या करोगे, इस चीज़ पे फोकस कीजिए. सो जस्ट लाइक एवरी अदर एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. स्टेप बाय स्टेप करें, लेकिन हर चीज़ को अगर आप एक साथ करने की कोशिश करोगे तो वो एक बहुत मेस हो जाएगा. तो राइट नाउ व्हाट इज़ ऑन प्रायोरिटी, उस पर एक एक करके एक एक स्टेप लेके आप फोकस करना शुरू करें. एंड सीक अ मेंटोर इफ़ रिक्वायर्ड. अगर आपको कोई एक लैंग्वेज सीखनी है, अगर आप खुद से नहीं सीख पा रहे हैं तो गो जॉइन सम क्लासेस, गेट अ मेंटोर, रेफर सम बुक. और आई थिंक इन चीज़ के लिए रीडिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स, रीडिंग अबाउट वेरियस पीपल विल हेल्प. or working on every element of your life will eventually lead to your overall image management. That's all I would want to say. So start right now, right away. थैंक यू स्नेहल जी फॉर शेयरिंग दिस विजडम एंड नॉलेज. बहुत ही अच्छा डिस्कशन आज हो गया. स्टूडेंट को व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस और व्हाट इज़ इमेज मैनेजमेंट, इन तीनों टॉपिक के ऊपर आपने बहुत कुछ नॉलेज शेयर किया. थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम अशोक राव माने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. हम फिर से आपको एक नए टॉपिक के साथ बुलाएंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. So thank you for this wonderful time and wonderful session. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अशोक राव माने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उनके चेयरमैन श्री विजय सिंह माने जी. एंड थैंक यू सो मच अजय जी for having me here, and it was lovely experience. Thank you so much. अशोक राव माने ग्रुप प्रस्तुत ऑनलाइन ट्रेनिंग, सेमिनार्स और वेबिनार द्वारा हम बड़े बड़े हस्तियों के साथ जुड़े रहेंगे. हम फिर से मिलेंगे. थैंक यू.